अज़ीज़ नाज़रीन, आदाब। मैं डॉक्टर शाइस्ता परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कैंपस वाराणसी, आप सभी का इस तालीमी प्रोग्राम में इस्तकबाल करती हूँ। आज का हमारा मौजू है इनफिरादी फ़र्क। अज़ीज़ नाज़रीन, इस वीडियो के इख्तिताम तक आप काबिल हो जाएंगे कि वाज़े तौर पर इनफिरादी फ़र्क की तारीफ़ बयान करें, इनफिरादी फ़र्क की खुसूसियात बता सकें, इनफिरादी फ़र्क की अक़साम की वजाहत कर सकें, दुरून शख्सी इनफिरादी फ़र्क और बैन शख्सी इनफिरादी फ़र्क के दरमियान फ़र्क बता सकें, क्लासरूम में इनफिरादी फ़र्क की निशानदही करने के तरीके बयान कर सकें, इनफिरादी फ़र्क के नज़रियात बयान करें, इनफिरादी फ़र्क को मुतासिर करने वाले अवामिल की वजाहत करें, इनफिरादी फ़र्क की तालीमी मुज़मिरात की वजाहत कर सकें, इक्तिसाब पर इनफिरादी फ़र्क के असरात की वजाहत कर सकेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं इनफिरादी फ़र्क का तस्वुर, यानी कि इनफिरादी फ़र्क के माने व मफ़हूम को समझेंगे। अगर आपसे सवाल किया जाए कि क्या दो बच्चे बिल्कुल एक जैसे हैं, तो जाहिर है आपका जवाब होगा नहीं। तो कोई भी दो अफराद बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ तक कि हम शक्ल जुड़वा बच्चों के दरमियान भी फ़र्क रहता है, जैसे कि उनकी पसंद व नापसंद, सोचों, रवैयों और जहनी, जिस्मानी और जज्बाती सलाहियतों में फ़र्क पाया जाता है। इसे ही इनफिरादी फ़र्क कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे इनफिरादी फ़र्क की तारीफ़। रॉबर्ट एस वुडवर्थ और मार्कोइस डीजी के मुताबिक इनफिरादी फ़र्क तमाम नफ्सियाती खुसूसियात, जिस्मानी जहनी सलाहियतों, इल्म, आदत, शख्सियत और किरदार की खुसूसियात में पाए जाते हैं। बुरिज और टोम्बरी के मुताबिक इनफिरादी फ़र्क व तग़य्युरात हैं जो हम किसी भी ग्रुप के मेंबरान के दरमियान किसी ख़ास खुसूसियत में देखते हैं, जैसे कि मिजाज, तवानाई की सतह, दोस्ती और वालिदैन और बच्चों के दरमियान लगाव। कॉर्टर गुड के मुताबिक इनफिरादी फ़र्क से मुराद एक ख़ासियत या मुतादिद खुसूसियात के हवाले से अफराद के दरमियान तग़य्युर या इन्हिराफ से है। ऑसबर्न ने इनफिरादी फ़र्क को अफराद के दरमियान एक फ़र्क के तौर पर बयान किया जो उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। तो बच्चों, ये हमने देखा इनफिरादी फ़र्क की तारीफ़। अब इसी बुनियाद पर हम देखेंगे इनफिरादी फ़र्क की खुसूसियात क्या हैं। तो आइए हम सीखते हैं इनफिरादी फ़र्क की खुसूसियात। इनफिरादी फ़र्क इंसान की पहचान होते हैं। इनफिरादी फ़र्क एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करते हैं। इनफिरादी फ़र्क अफराद के दरमियान खुसूसियत का फ़र्क है। अफराद के दरमियान शख्सियत के किसी भी पहलू में पाया जाने वाला फ़र्क इनफिरादी फ़र्क कहलाता है। इनफिरादी फ़र्क को एक गिरोह में उसका मुकाम मुतय्यन करता है। तो इस तरह हमने देखा कि इनफिरादी फ़र्क से हम इंसान की पहचान करते हैं, हम उसे कोई नाम दे पाते हैं और उसे कोई मकाम हासिल होता है। तो ये इनफिरादी फ़र्क है जिसकी बदौलत इंसान को अपने ग्रुप में अलग अलग मुकाम हासिल होते हैं। बच्चों, अब हम इनफिरादी फ़र्क की अक़साम समझने की कोशिश करेंगे। इनफिरादी फ़र्क की अक़साम: दुरून शख्सी इनफिरादी फ़र्क, बैन शख्सी इनफिरादी फ़र्क, जिस्मानी फ़र्क, तर्ज़ अमल में फ़र्क, काबिलियत में फ़र्क, तख्लीकी फ़र्क, जिनसी फ़र्क, इल्मी फ़र्क, जज्बाती फ़र्क, समाजी फ़र्क, सीखने के अंदाज़ में फ़र्क और सकाफ़ती फ़र्क। अज़ीज़ बच्चों, अब हम उन अक़साम को तफ़सील से देखेंगे। पहले देखेंगे दुरून शख्सी इनफिरादी फ़र्क किसे कहते हैं। तो देखिए, दुरून शख्सी इनफिरादी फ़र्क वो फ़र्क हैं जो वक्त के साथ साथ फ़र्द के अंदर मौजूद होते हैं। दूसरे अल्फाज में, अफराद हालात के लिहाज से वक्त के साथ साथ अपने रवैयों या कारकर्दगी में तब्दीलियाँ ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर, कुछ अफराद तालीमी मैदान में अच्छे होते हैं, जबकि वही अफराद खेल में ख़ास दिलचस्पी नहीं लेते हैं। दूसरी मिसाल देखते हैं कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल में एक फ़र्द के मुख्तलिफ़ मशागिल हो सकते हैं। एक तालिब इल्म एक मज़मून में अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकता है, लेकिन दूसरे में नाकाम हो सकता है। तो ये रहा दुरून शख्सी इनफिरादी फ़र्क।
आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि बैन शख्सी इनफरादी फ़र्क किसे कहते हैं। बैन शख्सी इनफरादी फ़र्क मुख्तलिफ अफराद या अफराद के गिरोहों के दरमियान मौजूद तग़य्युरात या इम्तियाज़ात हैं। मिसाल के तौर पर अफराद में ज़हानत, तख्लीकी सलाहियत, मंतकी सोच और मसला हल करने की सलाहियतें मुख्तलिफ हो सकती हैं। दूसरी मिसाल, अफराद लंबाई, वज़न, रंग और दीगर जिस्मानी खसलतों में मुख्तलिफ हो सकते हैं। मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ सकाफ़तों की पैरवी करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि दरून शख्सी इनफरादी फ़र्क और बैन शख्सी इनफरादी फ़र्क के दरमियान क्या इम्तियाज़ात हैं। हम इसको और वाज़ेह तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। दरून शख्सी इनफरादी फ़र्क तो मुख्तलिफ हालात और वक्त में एक फ़र्द वाहिद में बहुत से फ़र्क देखे जाते हैं, यही दरून शख्सी इनफरादी फ़र्क है। जबकि बैन शख्सी इनफरादी फ़र्क मुख्तलिफ अफराद के दरमियान पाए जाने वाला फ़र्क है। जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि एक ही इंसान है और वो अलग अलग शोबों से जुड़ा हुआ है, तो क्या उसकी दिलचस्पी सभी शोबों में एक जैसी होगी? जवाब है नहीं। वो किसी में ज़्यादा दिलचस्पी लेगा और किसी में कम दिलचस्पी लेगा। और एक मिसाल बता दें कि सुबह में वो बहुत खुश नज़र आ सकता है, लेकिन दोपहर में वो बहुत गमगीन भी हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि एक ही इंसान अलग अलग जज्बात का मुज़ाहरा कर रहा है। अब हम देखते हैं बैन शख्सी इनफरादी फ़र्क। तो आप देख रहे हैं कि एक ग्रुप में बहुत से लोग, एक टीम एक साथ बैठी हुई है, लेकिन वो सब अलग अलग कलर के यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो उस अलग कलर का मतलब है कि सब में अलग अलग खासियत मौजूद है। तो इस तरह इंसानों के दरमियान फ़र्क बैन शख्सी इनफरादी फ़र्क कहलाता है, जबकि एक ही शख्स के दरमियान अलग अलग मैदान से जुड़े फ़र्क, अलग अलग मज़ामीन में दिलचस्पी की सतह का मुख्तलिफ होना दरून शख्सी इनफरादी फ़र्क कहलाता है। तो बच्चों, अब हम आगे और देखते हैं कि तख्लीकी फ़र्क, काबिलियत में फ़र्क, जिनसी फ़र्क, रवैये में फ़र्क, इल्मी फ़र्क। तो तख्लीकी फ़र्क क्या है? इंसानों के दरमियान अलग अलग तख्लीकी सलाहियत का होना है। जैसे कि किसी में सलाहियत है कहानी लिखने की, कोई नज़्म बहुत अच्छी लिखता है, कोई पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंसानों के दरमियान तख्लीकी फ़र्क पाया जाता है। काबिलियत में फ़र्क, काबिलियत में फ़र्क क्या है? एक 5 दोस्त हैं, पाँचों कहानी लिखते हैं। पाँचों में सलाहियत है कि वो एक अच्छी कहानी लिख सकते हैं, लेकिन उनमें फ़र्क किस तरह है? एक दोस्त की कहानी बहुत म्यारी है, जबकि दूसरे दोस्त की कहानी में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। इसको कह सकते हैं कि ये दोनों दोस्तों के दरमियान काबिलियत में फ़र्क है। उसके बाद है जिनसी फ़र्क। जिनसी फ़र्क, लड़का लड़की में फ़र्क, ये बिल्कुल वाज़ेह है। दोनों देखने में बिल्कुल अलग हैं, दोनों के जिस्मानी खदोखाल अलग हैं, आवाज़ अलग है, सोचने का अंदाज़ भी अलग है। तहकीकों से ये बात वाज़ेह हुई है कि लड़कियां ज़बान जल्दी सीखती हैं और जबकि लड़के तकनीकी काम में ज़्यादा माहिर होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जिन्स की बुनियाद पे फ़र्क होता है। रवैये में फ़र्क, रवैये में फ़र्क, सबका रवैया सबके साथ अलग अलग होता है और सबका रवैया भी अलग अलग होता है। किसी का रवैया बहुत अच्छा होता है, जिससे हम खुश होते हैं, मिलना चाहते हैं, मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिससे हम मिलने की ख्वाहिश नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है कि उनका रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं है। वो थोड़ा गुस्से में हो सकते हैं या आपसे परेशान हो सकते हैं। इल्मी फ़र्क, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, पेंटर, कई शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान की तस्वीर दिखाई दे रही है। सभी के पास अलग अलग शोबे का इल्म है। इस तरह हम कह सकते हैं कि इंसानों के दरमियान इल्मी फ़र्क है। जज्बाती फ़र्क इंसानों के दरमियान होता है। एक ही इंसान एक वक्त में बहुत खुश हो सकता है और दूसरे पल वो बहुत उदास हो सकता है। और देखेंगे कि कोई इंसान है जो हर वक्त बहुत उदास और गमगीन रहता है, छोटी छोटी बातों पे वो रोने लगता है,
वो गुस्सा हो जाता है, जबकि उसी के बरक्स दूसरा बच्चा है, वो हर वक्त खुश नज़र आता है और वो कभी रोता नहीं है, उसको किसी ने रोते हुए नहीं देखा। इस तरह हम कह सकते हैं कि इंसानों के दरमियान जज्बाती फ़र्क होता है। समाजी फ़र्क को इस तरह समझा जा सकता है कि एक बच्चा दोस्ती करना पसंद करता है, वो नए नए लोगों से बात करना पसंद करता है, वो किसी से भी मिलने जुलने में कोई झिझक नहीं रखता है, वो बिल्कुल दूसरों से मिलने में वो बिल्कुल भी नहीं शर्माता है। जबकि कुछ बच्चे हैं वो दोस्ती करना पसंद नहीं करते, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, दूसरों से मिलने जुलने में परेशानी महसूस करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि समाजी फ़र्क बच्चों में, इंसानों में होता है। जिस्मानी फ़र्क सबसे वाज़ेह जो दिखता है इंसानों के दरमियान फ़र्क, वो जिस्मानी फ़र्क है। कोई लंबा होता है, किसी का कद कम होता है, किसी की आँखों का रंग अलग होता है, किसी के काले बाल होते हैं, किसी के भूरे बाल होते हैं, किसी जिल्द का रंग अलग अलग होता है, कोई बहुत गोरा होता है, कोई थोड़ा गेहुआ कलर का होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। तो बहुत तरीके से हम देखते हैं कि इंसानों के दरमियान जिस्मानी फ़र्क है। यह जिस्मानी फ़र्क ही है जिसे हम दूर से देखकर एक इंसान की शिनाख्त कर लेते हैं। सकाफ़ती फ़र्क, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ खित्तों में रहने वाले लोगों को देखकर ही हम पहचान सकते हैं कि इंसान कहाँ से ताल्लुक़ रखता है। ये उसकी सकाफ़त है जो उसकी पहचान करा रही है। उसका लिबास, उसका खान पान, उसकी ज़बान जब हम सुनते हैं, जब उसको बोलते हुए, तो हमें अंदाज़ा लगता है उसके बोलने के अंदाज़ से, उसकी ज़बान से कि इंसान हिंदुस्तान के किस खित्ते से ताल्लुक़ रखने वाला है। तो ये लिबास, खान पान, अक़ीदा, ज़बान, ये सब सकाफ़त का हिस्सा हैं। तो इस बुनियाद पर ग्रोहों में फ़र्क होता है, यही सकाफ़ती फ़र्क है। सीखने के अंदाज में फ़र्क को इस तरह देख सकते हैं कि एक कमरा जमात में 50 बच्चे बैठे हैं, तो क्या 50 एक तरीक़े तदरीस से सीख लेते हैं? इसका जवाब है नहीं। कुछ बच्चे करके सीखते हैं, कुछ देख कर सीखते हैं और कुछ बच्चे सुनकर सीखते हैं। तो ये सुनकर, देखकर और करके सीखने वाले बच्चे एक क्लास में मौजूद होते हैं और एक ही क्लास में एक ही मौजू से मुताल्लिक एक मिसाल से सभी बच्चे नहीं सीख पाते हैं, मुख्तलिफ़ मिसालों से बच्चे सीख लेते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि एक कमरा जमात में बैठे बच्चों के सीखने के अंदाज में फ़र्क होता है। तो बच्चों, हमने पढ़ा अभी इनफरादी फ़र्क की अक़साम। आइए अब हम पढ़ते हैं इनफरादी फ़र्क का नज़रिया। तो देखिए, इनफरादी फ़र्क के नज़रियात का मकसद यह बताना है कि लोग रवैये, इदराक, शख्सियत और सलाहियतों में क्यों और कैसे मुख्तलिफ़ हैं। यहाँ कुछ अहम नज़रियात हैं जिसको हम पढ़ेंगे। खसलत का नज़रिया। खसलत शख्सियत का वो पहलू है जिसकी बुनियाद पर इंसान रवैये और अमल इख्तियार करता है। गॉर्डन आलपोर्ट ने सबसे पहले इसकी थियरी पेश की थी। गॉर्डन आलपोर्ट के मुताबिक शिनाख्तशुदा कार्डिनल, मरकज़ी और सानवी खसाइस, कार्डिनल ट्रेट है, मरकज़ी सेंट्रल ट्रेट, सानवी सेकेंडरी ट्रेट। तो कार्डिनल ट्रेट जिसमें हावी रहता है वो अपने उस खासियत की बुनियाद पर बहुत मशहूर हो जाता है। जैसे कि अगर हम गांधी जी को जानते हैं सत्य अहिंसा से, तो हम यूँ कह सकते हैं कि महात्मा गांधी का जो कार्डिनल ट्रेट में सत्य और अहिंसा का उन्सुर था, इसलिए वो अपनी इस खासियत से मशहूर हो गए। वो उन पे हावी था। किसी भी काम को करने के लिए उन्हें एक सतह मिल जाती थी कि सत्य और अहिंसा का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना है। मरकज़ी खसलत वो खसलत है जिसकी बुनियाद पर भी इंसान काम करता है, उसकी पहचान बनता है, लेकिन वो उतना हावी नहीं होता जितना कि कार्डिनल खसलत हावी होता है। सानवी खसाइस वो खसाइस हैं जो मरकज़ी खसाइस की बुनियाद पर रूब अमल में आते हैं। रेमंड कैटल ने 16 शख्सियत के अवामिल की निशानदही की
इन्होंने बताया कि कुछ लोग दोस्ताना होते हैं, कुछ लोग जारहाना होते हैं, कुछ लोग समाजी होते हैं, जबकि कुछ लोग शर्मीले होते हैं। वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत मुकाबला पसंद होते हैं। तो इस तरह रेमंड ने 16 खसलतें बताईं जिसकी बुनियाद पर इंसान एक दूसरे से अलग होते हैं। हैंस आइजेंक ने 3 बड़ी खसलतों की निशानदही की, एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म और साइकोटिसिज्म। तो एक्सट्रोवर्जन क्या है? जो बच्चा एक्सट्रोवर्ट होता है वो बहुत समाजी होता है, वो लोगों से मिलना जुलना पसंद करता है, वो बात करना चाहता है, उसको अकेले रहना पसंद नहीं होता, वो एक ग्रोह में हर वक्त रहना चाहता है, वो दोस्ती करना चाहता है, उसे दोस्ती करना पसंद है, उसे लोगों के बीच में रहना पसंद है। न्यूरोटिसिज्म जिस बच्चे में होता है वो जज्बाती तौर पे गैर मुस्तहकम होता है। जज्बाती तौर पे गैर मुस्तहकम का मतलब हुआ कि वो बच्चा छोटी छोटी बातों पे रोना चिल्लाना, जितनी बात नहीं उससे ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार करना, और खुशी की अगर अच्छी बात हो जाए तो उसी के बरक्स वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। साइकोटिसिज्म का मतलब है कि एग्रेसिव जारहाना रवैये इख्तियार कर लेना। नफ्सियाती नज़रिया सिगमंड फ्राइड की तरफ से दिया गया यह नज़रिया बताता है कि इनफरादी फ़र्क लाशऊरी ड्राइव्स और बचपन के तजुर्बात से पैदा होते हैं। लाशऊरी ड्राइव यानी वो चीज़ें, वो बातें जो हमारे लाशऊर में पड़ी हुई हैं वो हम पे हावी होती रहती हैं, और इसी की वजह से एक इंसान दूसरे इंसान से फ़र्क होता है। उन्होंने यानी सिगमंड फ्राइड ने इस नज़रिए में 3 अहम अज्जा की निशानदही की है। एक है आईडी, ईगो और सुपर ईगो। आईडी क्या है? आईडी प्लेजर पे काम करता है, मतलब कि एक बच्चे की चाह होती है, ख्वाहिश होती है, उसको सही गलत का कुछ भी इल्म नहीं और ना ही वो जानना चाहता है। अगर कोई चीज़ उसको मना की जाए तो वो नहीं मानता है, उसको जो चाहिए तो चाहिए, वो सिर्फ अपनी खुशी देखता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और सुपर ईगो में ये होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा उसूल व कवानीन व ज़वाबित को फॉलो करता है, बहुत ज़्यादा उसूल व कवानीन पे चलने वाला होता है। और ईगो क्या है कि इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन पैदा करता है, ना ही बहुत बचकाना हरकत करने देता है, ना ही बहुत कानूनी हरकत करने देता है, बल्कि जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके मुताबिक वो काम कराता है, वो ईगो है। अब हम देखते हैं कि सामाजिक तेज़ाब का नज़रिया क्या कहता है कि ये किस तरह से एक इंसान दूसरे इंसान से फ़र्क होता है। तो इसमें देखिए कि अल्बर्ट बंदूरा ने तजवीज़ किया कि इंसान एक दूसरे इंसान को देखकर, उसका मुशाहिदा करके, उसको अपना रोल मॉडल बनाकर सीखता है और उससे जो उसको देखता है उसको अपनाता है, और यही चीज़ एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करती है। सबका रोल मॉडल अलग अलग होता है। ह्यूमनिस्ट थियरी क्या कहती है? ह्यूमनिस्ट थियरी तजवीज़ करती है कि इनफरादी फ़र्क ज़ाती नशोनुमा या तरक्की और ख़ुद हकीकत पसंदी से पैदा होते हैं। यानी इंसान अपनी खुद की तरक्की करता जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर काबिलियत को महारतों को फ़रोग देता है, वो खुद को पसंद करता है, अपनी तरक्की करता है, और इसीलिए एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है। कार्ल रॉजर्स ज़ाती नशोनुमा और ख़ुद का तसव्वुर बताते हैं कि इसकी बुनियाद पर भी इंसान अलग अलग होते हैं। अब्राहम मास्लो ने ज़रूरत की दर्जाबंदी की तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि इंसान की सबसे पहली ज़रूरत उस जिस्म से मुताल्लिक़ होती है, यानी भूख, खाना पीना। उसके बाद जो की ज़रूरत है वो है तहफ़्फ़ुज़। इंसान को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, उसे किसी किस्म का किसी से कोई डर नहीं होना चाहिए, तभी वो उससे आगे का कदम उठा सकता है, वो उससे आगे बढ़ सकता है। जब उसको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है तो फिर वो उसके बाद लोगों से दोस्ती करना, मिलना जुलना, एक रिश्ता कायम करता है, जज्बाती तौर से लोगों से जुड़ता है, क्योंकि उसकी ज़रूरत है ये रिश्तेदारी, लोगों से मिलना जुलना, दोस्ती करना। उसके बाद जो ज़रूरत है वो तालीम हासिल करना, अपने अंदर सलाहियतों को फ़रोग़ देना,
अपने कौम के लिए काम करना, और जो सबसे ऊपरी ज़रूरत है खुद का तसव्वुर, यानी तसव्वुर खुदी कि इंसान को वही होना चाहिए जो वो हो सकता है। तो ये सब ज़रूरियात हैं जिसकी बुनियाद पर इंसान एक दूसरे से अलग होते हैं। जिसकी जो ज़रूरत पूरी हो जाती है वो उससे आगे की ज़रूरत पूरी करने में लग जाता है, उसकी दिलचस्पी अलग हो जाती है। और जिसकी ज़रूरत पहली ज़रूरत ही है तो वो उसी में दिलचस्पी रखता है कि अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर सके। और जिसकी ज़रूरत जो तालीम हासिल कर लेता है उसकी ज़रूरत अब खुद का तसव्वुर को फ़रोग़ देने की हो जाती है। उसके बाद ज़हानत का नज़रिया। तो ज़हानत का नज़रिया क्या कहता है? सोच, मसला हल करने और मालूमात के अमल में फ़र्क पर तवज्जो मरकूज़ करता है। इसको सबसे पहले इस नज़रिए को देने वाले जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे ने ज़हनी नशोनुमा के मराहिल को बयान किया है जो इनफिरादी सीखने के फ़र्क को मुतासिर करते हैं। तो जब हम जीन पियाजे का नज़रिया पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि जीन पियाजे ने 4 मराहिल बताए हैं, जिसमें हिस्सी व हरकी मरहला से शुरू होकर रस्मी मरहला तक जाता है। तो जो बच्चे अलग अलग मराहिल में एक दूसरे से अलग होते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ इल्म रखते हैं, मुख्तलिफ तरीके से इल्म को हासिल भी करते हैं। हयातियाती और जीनियाती नज़रिया। जीनियाती और एसाबी अवामिल से ज़हानत, शख्सियत और रवैये में फ़र्क पाया जाता है। ज़हनी नज़रिया। चार्ल्स स्पीयरमैन जी फैक्टर की थियरी तजवीज़ पेश की। चार्ल्स स्पीयरमैन ने GS फैक्टर थियरी पेश की, जिसको 2 फैक्टर थियरी भी कहते हैं। उसमें एक G फैक्टर है जिसका मतलब है जनरल, G फॉर जनरल, यानी सबके लिए। ये वो ज़हानत है जो सब में मौजूद होती है, लेकिन उनकी सतह अलग अलग हो सकती है और होती है। होवर्ड गार्डिनर कहते हैं कि मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ किस्म की ज़हानत होती है, जैसे किसी में लिसानी, किसी में मकामी और किसी में बाहमी शख्सी। लिसानी ज़हानत वाला इंसान वो शायर हो सकता है, मुसन्निफ़ हो सकता है, मतलब कि वो बहुत बड़ा अदीब बन सकता है। जबकि मकामी, जैसे जोग्राफिया का इल्म रखने वाले, किसी मकाम की आबो हवा का इल्म रखने वाले लोग होते हैं। बाहमी शख्सी, इंसानों की समझ रखने वाले, इंसानों से दोस्ती रखने वाले। उन्होंने कहा कि ऐसे इंसान जिसमें बाहमी शख्सी ज़हानत मौजूद होती है वो लीडर बनते हैं, यानी कायद बनते हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ज़हानत का सालसी नज़रिया की तजवीज़ की। तर्जियाती, तख्लीकी और अमली ज़हानत। तर्जियाती ज़हानत, हम बार बार किसी चीज़ का तर्जिया करना, उसमें से मुस्बत और मनफी पहलुओं की पहचान करना। तख्लीकी ज़हानत, चीज़ों को तख्लीक देना, कुछ नया करना, कुछ अलग करना। अमली ज़हानत, जो इल्म हासिल किया, जो नज़रिया पढ़ा, उसको अमल में लाना। तर्ज़ अमल का नज़रिया। तर्ज़ अमल के नज़रिया इस बात पर तवज्जो मरकूज़ करता है कि किस तरह बैरूनी मुहरिकात तक़वियत इनफिरादी रवैये को तश्कील देते हैं। BF स्किनर इनफिरादी फ़र्क पैदाशी खसलतों के बजाय कंडीशनिंग और तक़वियत की वजह से होते हैं। तक़वियत मुस्बत और मनफी दोनों होते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसे माहौल में परवरिश पाता है जहाँ पर उसके छोटे छोटे अच्छे कामों की तारीफ़ होती है, उसे शाबाशी दी जाती है, तो और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है और वो और बेहतर से बेहतर होता जाता है। उसी के बरक्स अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा काम करता है लेकिन उसकी कोई तारीफ़ नहीं करता तो मायूस और उदास हो जाता है और वो तरक्की करना रोक भी सकता है। इनमें से हर एक नज़रिया इस बारे में एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र फराहम करता है कि लोग क्यों मुनफरिद हैं, तालीमी नफ्सियात और काम की जगह के इंतज़ाम जैसे शोबों को मुतासिर करते हैं। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा इनफिरादी फ़र्क के नज़रियात। अब हम पढ़ेंगे इनफिरादी फ़र्क को मुतासिर करने वाले अवामिल। तवारुस, माहौल, जिन्स, ज़ात, नस्ल और कौम, उम्र और ज़हानत, मिजाज और जज्बात, इस्तेकाम, माशी हालत और तालीम। आइए अब हम इसको थोड़ा तफसील से पढ़ते हैं। तवारुस, इनफिरादी फ़र्क की सबसे अहम वजूहात में से एक वजह तवारुस है।
अफराद को मुख्तलिफ जिस्मानी खसलतें तवारुस से मिलती हैं, जैसे चेहरे की बनावट, आँखों और बालों का रंग, जिल्द की किस्म, खोपड़ी की शक्ल और हाथों की जसामत, रंग का अंधापन, गंजापन, ज़हानत और तजरीदी सोच। माहौल इनफरादी फ़र्क को नुमायां तौर पर मुतासिर करता है। बच्चे के माहौल में होने वाली तब्दीलियाँ उसकी शख्सियत में होने वाली तब्दीलियों से ज़ाहिर होती हैं। नफ्सियाती तौर पर एक शख्स का माहौल मजमूई मुहर्रिकात पर मुश्तमिल होता है, जो उसे रहम मादर से लेकर मौत तक हासिल होता है। माहौल जिस्मानी, फ़िक्री, समाजी, अखलाक़ी, सियासी, इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती नशोनुमा पर मुश्तमिल होते हैं। यह तमाम खुसूसियात इनफरादी फ़र्क का सबब बनती हैं। ज़ात, नस्ल और कौम। मुख्तलिफ़ ज़ातों और नस्लों के अफराद में बहुत नुमायाँ फ़र्क नज़र आता है। आम तौर पर देखा गया है कि फ़ौजी के बेटे में हिम्मत ज़्यादा होती है, जबकि ताजिर के बेटे में कारोबार की खुसूसियात होती हैं। बहुत से मुतालात ने अमेरिकन और निगरो, चीनी और जापानी, अंग्रेज़ और हिंदुस्तानी अफराद के दरमियान फ़र्क को ज़ाहिर किया है। जिनसी फ़र्क। लड़कों और लड़कियों की नशोनुमा जिन्स के अलग होने की वजह से फ़र्क ज़ाहिर करती है। लड़की की जिस्मानी नशोनुमा लड़कों की निस्बत 1 या 2 साल पहले होती है। 11 से 14 साल की उम्र के दरमियान लड़कियां लड़कों के मुकाबले लंबी और भारी होती हैं। 15 के बाद लड़के ज़्यादा लंबे और भारी हो जाते हैं। उम्र और ज़हानत। जिस्मानी, फ़िक्री और जज्बाती नशोनुमा उम्र में इजाफ़े की वजह से होती है। ज़हानत में फ़र्क की वजह से बहुत से अफराद मुख्तलिफ होते हैं। मिजाज और जज्बाती इस्तेहकाम। कुछ लोग मिजाज के लिहाज से मुतहर्रिक और तेज़ होते हैं, जबकि कुछ गैर फ़आल और सुस्त, कुछ मज़ाहिया और कुछ मुख्तलिफ मिजाज होते हैं। माशी हालत और तालीम। इनफरादी फ़र्क वालिदैन की माशी हालत और बच्चों की तालीम की वजह से होते हैं। 2 माशी तबकों के बच्चों में मुमासलत और मुसावात मुमकिन नहीं है। तो माशी तबका, हमारा माशरा 3 तबकों में बटा हुआ है, अदना, औसत और आला तबका। तो ज़ाहिर है इतना बड़ा फ़र्क इंसान की शख्सियत को भी अलग दिखाने में मुआविन होता है। तो अज़ीज़ बच्चों, अभी हमने देखा इनफरादी फ़र्क को मुतासिर करने वाले अवामिल। अब हम देखते हैं कि क्लासरूम में इनफरादी फ़र्क की निशानदही करने के तरीके क्या हैं। तो आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं उन तरीक़ों को। पहला है मुशाहिदा, तश्कीली जाँच, तशख़ीसी जाँच, सवालनामा, इनफरादी पेशकश, सीखने के प्रोफाइल्स, वालिदैन की शमूलियत। मुशाहिदा तो ये सबसे आसान और आम है कि हम देख कर ही बच्चे में फ़र्क बता देंगे कि दोनों बच्चों के दरमियान फ़र्क है। जो ज़ाहिर होते हैं, जैसे जिस्मानी फ़र्क ज़ाहिर है, तो जिस्मानी फ़र्क जो है, जो बहुत कुछ बच्चे माजूरियत भी उनमें होती है, तो माजूरियत बच्चे और आम बच्चों में फ़र्क दिख जाता है। मुशाहिदे से ये दिखता है। उनमें कमज़ोरी, अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसको भी देखकर पता लग जाता है। बच्चों के खेलने के अंदाज से उनमें फ़र्क मालूम हो सकता है। तश्कीली जांच का मकसद ही है कि बच्चों में और असातिज़ा की तरीक़े तदरीस में तब्दीली लाना और उसमें बेहतरी लाना। तो तश्कीली जांच से बच्चों के इनफरादी फ़र्क का पता चलता है कि कौन सा बच्चा अच्छे तरीके से सीख रहा है और किस बच्चे को सीखने में मसला पेश आ रहा है या दुश्वारी हो रही है। अगर बच्चों को सीखने में मसला पेश आता है तो फिर उस लिहाज से तरीक़े तदरीस में तब्दीली की जाती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि तश्कीली जांच इनफरादी फ़र्क को बताने में मदद करता है। बच्चों के सीखने के स्टाइल बताता है, उसके सीखने का अंदाज़ बताता है। तशख़ीसी जांच का मकसद भी बच्चों के मसाइल को मालूम करके उसका हल निकालना है। तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग मसाइल हमारे सामने आते हैं, तो ज़ाहिर है अलग अलग मसाइल का सामने आना बच्चों के इनफरादी फ़र्क को ही ज़ाहिर कर रहा है। सवालनामा एक ऐसा तरीक़ा है जिसके ज़रिए हम बच्चों के दरमियान इनफरादी फ़र्क मालूम कर सकते हैं।
سوالات کو اس طرح تشکیل دی جاتی ہے کہ بچے اس کا جواب دیتے ہیں اور ان کی جواب کی بنیاد پر ان کی شخصیت کے اندر موجود مسائل اور قابلیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم ایک سوال بناتے ہیں کہ کیا آپ کو دوسرے لوگوں سے ملنا جلنا پسند ہے، بچوں سے دوستی کرنا، ان کے ساتھ کھیلنا پسند ہے؟ اگر بچہ ہاں میں جواب دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ بچہ سماجی ہے۔ اگر بچہ نہیں میں جواب دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بچہ سماجی نہیں ہے، اس میں مسئلہ ہے۔ تو اس طرح سوال نامہ انفرادی فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ انفرادی پیشکش سے مراد ہے کہ جب ہم کوئی کام گروپ میں کرتے ہیں تو ہمیں ہر ایک کی خصوصیات جاننے میں دشواری ہوتی ہے۔ اگر وہی کام ہم الگ الگ لوگوں سے کراتے ہیں تو الگ الگ سبھی کی خاصیت کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اگر انفرادی فرق کو جاننا ہو تو انفرادی طور پہ پیشکش کرنے کی تجویز کی جانی چاہیے۔ بچوں کو موقع دینا چاہیے کہ جو وہ اپنی پیشکش کریں تو وہ انفرادی طور پہ کریں۔ سیکھنے کے پروفائلز، بچوں کا جو پروفائل ہے وہ دیکھ کر ہمیں ان کے مختلف سبجیکٹ میں دلچسپی کی سطح اور دلچسپی کا ہونا نہ ہونا واضح طور پہ معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیویجول ڈیفرنس ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ والدین کی شمولیت، اساتذہ اور والدین کے درمیان میٹنگ کر کے بھی بچے کی شخصیت کے بارے میں تبادلہ خیال کر سکتے ہیں، جس سے بچے کی خصوصیات اور کمیاں سامنے آتی ہیں اور اس سے انفرادی فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی ہم نے پڑھا کلاس روم میں انفرادی فرق کی نشاندہی کرنے کے طریقے۔ آئیے اب ہم پڑھتے ہیں اکتساب پر انفرادی فرق کا اثر۔ اکتساب کا معنی ہے سیکھنا۔ محققین کے مطابق افراد کی 3 قسمیں ہیں جو سیکھنے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ نمبر 1، سماجی و اقتصادی حیثیت۔ نمبر 2، استثنائیات یا غیر معمولی۔ نمبر 3، سوچنے یا سیکھنے کا انداز۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں سماجی و اقتصادی حیثیت کیا ہے۔ پیشہ ورانہ، معاشی اور تعلیمی معیارات کے امتزاج کی بنیاد پر معاشرے میں افراد کے مقام کے لیے ایک وضاحتی اصطلاح، جسے عام طور پر ترتیب شدہ زمروں میں ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی ایک عام پیمانے پر ظاہر کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر محققین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ آمدنی، تعلیم اور پیشہ مل کر سماجی و اقتصادی حیثیت کی بہترین نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ کچھ دوسروں کا خیال ہے کہ خاندانی ڈھانچے میں ہونے والی تبدیلیوں پر بھی غور کیا جانا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بدلتی ہوئی خاندانی قسم کو بھی پیمانے میں شامل کرنا چاہیے جو سماجی و اقتصادی حیثیت کو مقرر کرتا ہے، جیسے جوائنٹ فیملیز سے نیوکلیئر فیملیز کا عام ہونا۔ تعلیم پر سماجی اقتصادی حیثیت کے اثرات کے بارے میں اہم نکات۔ سماجی اقتصادی حیثیت کا اثر تعلیم پر بہت پڑتا ہے۔ ادنیٰ سماجی اقتصادی حیثیت پس منظر والے افراد کو معیاری تعلیم تک محدود رسائی، کم وسائل اور گھر میں ممکنہ چیلنجز جیسے عوامل کی وجہ سے عام طور پر کم تعلیمی کامیابی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے تعلیمی مہارتوں کی نشو و نما کم ہوتی ہے اور اعلیٰ سماجی اقتصادی حیثیت پس منظر والوں کے مقابلے میں ڈراپ آؤٹ کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ یہ فرق ٹیسٹ کے اسکور، تعلیمی حصول اور کیریئر کے مواقع جیسے شعبوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو آئیے اب ہم اس کے الگ الگ نکات کو سمجھتے ہیں۔ پہلا ہے وسائل تک رسائی۔ سماجی اقتصادی حیثیت تعلیمی وسائل تک رسائی کا تعین کر سکتی ہے، جیسے معیاری اسکول، تجربہ کار اساتذہ، نصابی کتابیں، ٹیکنالوجی اور غیر نصابی سرگرمیاں۔ اعلیٰ سماجی اقتصادی حیثیت خاندان کے طلباء کو اکثر تعلیمی وسائل جیسے ٹیوٹرز، کتابوں، کمپیوٹرز اور افزودگی کے پروگرام تک بہتر رسائی
حاصل ہوتی ہے جو ان کی تعلیمی کارکردگی کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی کے برعکس ادنیٰ سماجی اقتصادی حیثیت کے طلباء کی تعلیمی کارکردگی وسائل کی کمی کی وجہ سے بہتر نہیں ہو پاتی ہے۔ اسکولوں کا معیار کم سماجی اقتصادی حیثیت والے مقام میں کم وسائل اور ممکنہ طور پر کم اہل اساتذہ کے ساتھ کم فنڈز والے اسکول ہوتے ہیں جو طلباء کے تعلیمی تحصیل کو متاثر کرتے ہیں۔ یعنی کہ اسکولوں کا معیار الگ الگ کمیونٹی کے لیے الگ الگ ہوتا ہے، کیونکہ سماجی اقتصادی حیثیت جس کی کم ہوگی وہ زیادہ فیس نہیں دے سکتے، لہٰذا وہ سستے اسکول میں، جس اسکول کا معیار کم ہوگا، جہاں پہ کم اہل اساتذہ کم تنخواہ میں کام کو انجام دیتے ہوں گے، وہاں پر بچوں کو تعلیمی سہولیات، تعلیمی وسائل کی فراہمی میں کمی ہوگی۔ ایسے اسکول میں بچے پڑھیں گے تو ظاہر ہے جو اعلیٰ سماجی اقتصادی حیثیت رکھنے والے بچے، جن کو اعلیٰ قسم کے تعلیمی وسائل، اعلیٰ قسم کے اہل تربیت یافتہ اساتذہ تعلیم دیں گے، ان کے مقابلے میں ان طلباء کی تعلیمی تحصیل کم ہو سکتی ہے۔ گھریلو ماحول بچے کی تعلیم میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ والدین کی شمولیت، کتابوں تک رسائی اور حوصلہ افزا سرگرمیوں کی نمائش جیسے عوامل تعلیمی کامیابی کو نمایاں طور پر متاثر کر سکتے ہیں۔ گھریلو ماحول اکثر گھروں میں الگ الگ ہوتا ہے۔ کہیں پہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، گھر کا ماحول لڑائی جھگڑوں والا ہو جاتا ہے، منفی ماحول ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان اچھا رشتہ نہیں ہوتا، گالو گلوچ چلتا رہتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں بچے کی تعلیمی تحصیل پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی کے برعکس اگر گھر کا ماحول خوشگوار ہے، بچے کو پیار محبت مل رہی ہے اور اس کی مناسب کام میں اور اچھے کام کے لیے، اچھی کارکردگی کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، تو وہ اور زیادہ سے زیادہ ترقی کرتا جاتا ہے اور اس کی تعلیمی تحصیل بہتر سے اور بہتر ہوتی جاتی ہے۔ صحت اور غذائیت سماجی اقتصادی حیثیت صحت کی دیکھ بھال کی خدمات اور غذائیت تک رسائی کو متاثر کرتی ہے، جس کے نتیجے میں بچے کی سیکھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ مڈ ڈے میل کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ مڈ ڈے میل کو کیوں شامل کیا گیا؟ کیونکہ جب تک پیٹ نہیں بھرے گا بچہ پڑھائی نہیں کر سکے گا۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے آتما پھر پرماتما، تو مطلب پہلے آتما کو ترپت کرنا ہے، اس کو شانت رکھنا ہے، اپنی صحت صحیح ہونی چاہیے۔ صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے، صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اگر بچے کی صحت صحیح نہیں رہے گی، اسے صحیح غذا نہیں ملے گی جس سے اس کے جسم میں توانائی آئے، تو اس صورت میں بچہ اکتسابی سرگرمیاں صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکے گا، لہٰذا اس کی تعلیمی تحصیل متاثر ہوگی۔ تناؤ اور دماغی صحت میں فرق اور علاج نہ کیے جانے والے طبی حالات غیر حاضری، کمزور ارتکاز اور کم تعلیمی کارکردگی کا باعث بن سکتے ہیں۔ معاشی عدم استحکام اور غربت سے متعلق تناؤ بچوں کی ذہنی صحت اور علمی نشو و نما پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔ دائمی تناؤ جیسے کہ رہائش کا عدم تحفظ، خاندانی عدم استحکام اور تشدد کی نمائش توجہ، یادداشت اور جذباتی ضابطے کو متاثر کر کے تعلیمی کامیابی میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ کم سماجی اقتصادی حیثیت والے خاندانوں کے طلباء کو اضافی تناؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے کھانے کی عدم تحفظ، رہائش کی عدم استحکام یا خاندانی تنازع، جو ان کی تعلیم پر توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کو منفی طور پر متاثر کر سکتا ہے۔ والدین کی شمولیت اعلیٰ سماجی اقتصادی حیثیت پس منظر والے والدین اپنے بچوں کی تعلیم میں زیادہ شامل ہو سکتے ہیں۔
اضافی مدد فراہم کرتے ہیں اور ان کی ضروریات کی وکالت کرتے ہیں۔ بچوں کی ہر طرح کی ضروریات کو پورا کرنے سے بچے کی تعلیم پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کسی بھی قسم کی ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہوتا ہے اور اس کی تعلیمی تحصیل بہتر ہو سکتی ہے۔ علمی ترقی۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ کم سماجی اقتصادی حیثیت پس منظر والے بچے اپنے اعلیٰ سماجی اقتصادی حیثیت ساتھیوں کے مقابلے میں کچھ دھیمی رفتار سے علمی مہارتیں تیار کر سکتے ہیں۔ مطلب کہ ان کی جو علمی مہارتوں پہ عبور حاصل کرنے کی جو رفتار ہے وہ دھیمی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں۔ اگر ادنیٰ سماجی اقتصادی حیثیت پس منظر والا بچہ ہے تو وہ ذہنی طور پہ پرسکون نہیں ہوگا، وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہوگا، جس کی وجہ سے وہ سیکھنے میں دشواری محسوس کرے گا۔ تعلیمی تحصیل پر اثر۔ کم سماجی اقتصادی حیثیت پس منظر والے طلباء اپنے اعلیٰ سماجی اقتصادی حیثیت ساتھیوں کے مقابلے میں کم گریڈ اور ٹیسٹ اسکور حاصل کرتے ہیں۔ سماجی اقتصادی حیثیت تعلیمی حصول کی سطح کو نمایاں طور پر متاثر کرتی ہے۔ زیادہ آمدنی والے افراد کے ساتھ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور اعلیٰ درجے کی ڈگریاں حاصل کرنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ معیاری تعلیم تک محدود رسائی نسل در نسل سماجی و اقتصادی عدم مساوات کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ کیریئر کے مواقع۔ سماجی اقتصادی حیثیت رکاوٹوں کی وجہ سے کم تعلیمی حصول کیریئر کے اختیارات اور کمائی کی صلاحیت کو محدود کر سکتا ہے۔ تعلیم کو اکثر ذاتی اور سماجی ترقی کا سنگ بنیاد سمجھا جاتا ہے، جو افراد کو جدید دنیا کی پیچیدگیوں کو نیویگیٹ کرنے کے لیے ضروری علم اور ہنر فراہم کرتا ہے۔ تاہم تعلیمی معیار اور تعلیمی نتائج سماجی و اقتصادی عوامل سے نمایاں طور پر متاثر ہو سکتے ہیں۔ کامیابی کا فرق۔ ظاہر ہے جب سماجی اقتصادی سطح تعلیمی تحصیل کو متاثر کرتی ہے تو کامیابی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سماجی اقتصادی فرق کامیابی کے فرق کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ مختلف سماجی اقتصادی پس منظر سے تعلق رکھنے والے طلباء کے درمیان تعلیمی کارکردگی میں مسلسل فرق دیکھا جا سکتا ہے۔ کم آمدنی والے طلباء معیاری ٹیسٹ کے اسکورز، گریجویشن کی شرح اور کالج کے اندراج میں اکثر اپنے امیر ساتھیوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ترک تعلیم کی شرح۔ پسماندہ پس منظر سے تعلق رکھنے والے طلباء کے مختلف عوامل جیسے کہ مالی دباؤ، خاندانی ذمہ داریوں اور مدد کی کمی کی وجہ سے اسکول چھوڑنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے اور سماجی نقل و حرکت کے مواقع کو محدود کرتی ہے۔ غربت تعلیم کو چھوڑنے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ غریب بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے کندھوں پر ذمہ داریاں دکھتی ہیں، انہیں کچھ آمدنی بھی کرنا ہوتا ہے جس سے ان کے گھر کا کام چل سکے، وہ اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ نہیں رہ سکتے ہیں، لہٰذا انڈیپینڈنٹ بننے کے لیے وہ تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ غریب بچے اعلیٰ تعلیم میں نہیں پہنچ پاتے ہیں کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تعلیم میں سماجی اقتصادی فرق کو دور کرنا۔ مساوی فنڈنگ۔ مساوی فنڈنگ کی پالیسیوں کو نافذ کرنا جو کہ پراپرٹی ٹیکس یا مقامی دولت کے بجائے طلباء کی ضروریات کی بنیاد پر وسائل مختص کرتی ہے۔ زیادہ غربت والے اسکولوں میں سرمایہ کاری اور پسماندہ طلباء کے لیے ضروری اور اہم وسائل فراہم کرنے سے وسائل کے فرق کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ابتدائی مداخلت کے پروگرام۔ کم آمدنی والے خاندانوں کو نشانہ بنائے جانے والے ابتدائی بچپن کی تعلیم کے پروگرام
मेयारी प्री स्कूल की तालीम और तरक्याती इमदाद तक रसाई फराहम करके समाजी व इक़्तिसादी फ़र्क के असरात को कम कर सकते हैं। हेड स्टार्ट जैसे प्रोग्रामों का मकसद स्कूल की तैयारी को बढ़ाना। यहाँ कहना चाह रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा करने से कासिर होते हैं। उनके वालिदैन उनकी बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते, जिससे यह ख़तरा बना रहता है कि बच्चा स्कूल तो आ रहा है लेकिन किसी भी वक्त ये तर्क तालीम कर सकता है। तो इसलिए ऐसे बच्चे को जिनको स्कूल छोड़ने का ख़तरा बना है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इब्तिदाई मुदाखलत के प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए और उसके ज़्यादा उनको फ़ंड्स और मदद फराहम करना चाहिए। सपोर्ट सर्विसेज, जामे इमदादी खिदमात बशमूल सेहत की देखभाल तक रसाई, दिमागी सेहत से मुतालिक मुशावरत, ग़िज़ाई इमदाद और ख़ानदानी मुआविनत के प्रोग्राम सीखने में हायल गैर तालीमी रुकावटों को दूर कर सकते हैं। स्कूलों, कम्युनिटीज़ और समाजी खिदमात के इदारों के दरमियान बाहमी ताउन की कोशिशें तलबा और ख़ानदानों के लिए ज़रूरी हैं। असातिज़ा की तरबियत और सकाफ़ती अहलियत, मुअल्लिम के तरबियती प्रोग्रामों को सकाफ़ती काबिलियत पर ज़ोर देना चाहिए और असातिज़ा को मुख्तलिफ़ समाजी इक़्तिसादी पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की मतन्नु ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हिकमत अमली फ़राहम करना चाहिए। असातिज़ा की तरबियत इस तरह करनी चाहिए कि वो किसी के साथ तासुब न कर सके, जिन्स की बुनियाद पर, ज़ात पात की बुनियाद पर, ज़बान की बुनियाद पर, जिस्मानी बनावट की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर। लिहाजा असातिज़ा को चाहिए कि वो सभी बच्चों को मसावी तवज्जो दे और सभी की कामयाबी के लिए कोसा रहे। असातिज़ा और तलबा के दरमियान मज़बूत ताल्लुकात उस्तवार करना, एक मुआविन तालीमी माहौल को फ़रोग़ देना और हर तालिब इल्म की ताकतों और असासों को पहचानना तालीमी कामयाबी को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो बच्चों, इक्तिसाब पर इनफ़रादी फ़र्क के तहत अभी हमने समाजी इक़्तिसादी हैसियत के बारे में मालूमात हासिल की। आइए अब हम इस्तस्नायात या गैर मामूली बच्चों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। तालीम में इस्तस्ना से मुराद ऐसी कोई भी हालत है जो बच्चे की सीखने की सलाहियत को नुमाया तौर पर मुतासिर कर सकती है। इसमें जिस्मानी, ज़हनी या समाजी हालात शामिल हो सकते हैं। इस्तस्नायात या गैर मामूली का मतलब है जो औसत बच्चे हैं उनसे हटकर उनकी ज़रूरियात मुख्तलिफ हो सकती है आम बच्चों से। गैर मामूली बच्चे अगर हम ज़हानत के एतबार से देखें तो बहुत आला ज़हानत के मालिक बच्चे और बहुत अदना ज़हानत के मालिक बच्चे, ये दोनों किस्म के बच्चे गैर मामूली बच्चे हैं, क्योंकि इनको दर्जे जमात में आम बच्चों के साथ पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। जो आला तरीन ज़हानत के मालिक होते हैं, ऐसे बच्चे भी क्लासरूम में असातिज़ा को और बच्चों को परेशान करते हैं और तदरीसी अमल में मुदाखलत करते हैं, क्योंकि सीखने की रफ्तार बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से वो बोर होने लगते हैं। और अदना बच्चे वो बच्चे जो बातों को जल्दी समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो बाकी साथियों से पीछे हैं, उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है और क्या पढ़ाया जा रहा है। उन्हें पढ़ने में वक्त लगता है या फिर वो दूसरी तरीके से सीख सकते हैं। और अगर जिस्मानी हालात की बात करें तो माजूर बच्चे और बिल्कुल तंदुरुस्त बच्चे ये आम बच्चे हैं। माजूर बच्चे ये गैर मामूली बच्चों या इस्तस्नायात के ज़ुमरे में आते हैं, क्योंकि इन्हें पढ़ाने के लिए मखसूस किस्म की तकनीक और तरीक़े की ज़रूरत हो सकती है, इसलिए ये इस्तस्नायात या गैर मामूली बच्चों के ज़ुमरे में आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे कि सीखने की माजूरी एसाबी तौर पर मबनी हालात जो मालूमात पर कार्रवाई करने के तालिब इल्म की सलाहियत को मुतासिर कर सकते हैं।
تب کہ جو طالب علم کی جو صلاحیت ہے سیکھنے کی اس کو متاثر کر سکتے ہیں۔ معذوری آنکھوں کی معذوری ہو سکتی ہے کہ اسے دیکھنے میں پریشانی دشواری ہو رہی ہے، سماعت کی معذوری ہو رہی ہے کہ بچے کو سننے میں دشواری ہو رہی ہے، چلنے پھرنے کی معذوری ہو سکتی ہے جس سے بچہ ذہنی طور پہ پریشان رہتا ہے۔ ہنرمند یا اعلیٰ صلاحیتیں وہ طلباء جن کے سیکھنے کی غیر معمولی انداز، ہنر یا طرز عمل ہو سکتا ہے، مطلب کہ بہت اعلیٰ صلاحیت ہے، بچہ غیر معمولی طریقے سے سیکھ رہا ہے، مطلب کہ ابھی کلاس روم میں تو پہلا چیپٹر پڑھایا جا رہا ہے لیکن بچے نے اسے اس طرح سے سیکھ لیا ہے کہ وہ دوسرا تیسرا چیپٹر بھی بآسانی خود بخود پڑھ لے رہا ہے اور اس کو سمجھ لے رہا ہے۔ سماجی حالات جیسے کہ ایک ہی والدین کا ہونا یہ غیر معمولی بات ہے۔ ایک ہی والدین کا ہونا جیسے کہ صرف ماں کے ساتھ بچہ رہ رہا ہے یا صرف باپ کے ساتھ بچہ رہ رہا ہے۔ عام طور سے خاندان تو اسے کہتے ہیں کہ جب ایک خاندان میں ماں باپ اور بچے ہوں یہ خاندان بنتا ہے، اور اگر اس خاندان کا ماحول اچھا ہے تو بچہ پرسکون انداز میں تعلیم حاصل کرتا ہے۔ لیکن اسی کے برعکس اگر خاندان میں صرف ماں ہے اور بچے ہیں تو یہ ایک ہی والدین کا کہا جائے گا، یا تو پھر صرف والد ہیں بچے ہیں تو بھی یہ ایک ہی والدین کا خاندان ہو جائے گا۔ اس طرح کے خاندانوں کے بچے ذہنی طور پر دباؤ میں رہتے ہیں اور جذباتی طور پہ بھی وہ پریشان رہتے ہیں، اس لیے استثنائیات یا غیر معمولی بچوں کے زمرے میں رکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیے خصوصی تعلیم، جو غیر معمولی بچے ہوتے ہیں ان کے لیے الگ تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے جسے خصوصی تعلیم کہتے ہیں۔ خصوصی تعلیم طلباء کو استثناء کے ساتھ اس طریقے سے تعلیم دینے کا عمل ہے جو ان کے انفرادی فرق کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ خصوصی تعلیم خدمات معذور بچوں کو ان کی مکمل صلاحیت تک پہنچنے میں مدد کرتی ہے۔ غیر معمولی سیکھنے والے بچے، غیر معمولی تو دونوں ہو سکتا ہے، یا بہت تیز یا بہت دھیما۔ غیر معمولی سیکھنے والے وہ طلباء جنہیں خصوصی تعلیم اور متعلقہ خدمات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنی حسی، جسمانی، علمی، جذباتی اور مواصلاتی صلاحیتوں میں زیادہ تر طلباء سے واضح طور پر مختلف ہو سکتے ہیں۔ اپنی حسی اعضاء، جیسے ہمارے 5 حسی اعضاء ہیں جو گیٹ وے آف نالج کہلاتے ہیں، بچہ انہی گیٹ وے آف نالج کے ذریعے ہی علم کو حاصل کرتا ہے۔ وہ 5 گیٹ وے آف نالج کیا ہے؟ آنکھ، ناک، کان، جلد اور زبان، مطلب بچہ سن کر، دیکھ کر، سونگھ کر، چھو کر اور چکھ کر سیکھتا ہے۔ اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ بچہ غیر معمولی سیکھنے والا بچہ ہے۔ اسے سماعت میں پریشانی ہے تو اس کے لیے الگ انتظام کرنا پڑے گا، خصوصی تعلیم میں لے جانا پڑے گا۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے شہروں میں غیر معمولی یعنی کہ کوئی اندھے بچوں کے لیے مخصوص اسکول ہوتا ہے، گونگے بہرے بچوں کے لیے بھی مخصوص اسکول ہوتا ہے۔ جسمانی طور پر غیر معمولی بچہ جو اپنے ہم عمر ساتھیوں سے بہت زیادہ کمزور اور دبلا پتلا ہے، جس کے اندر کام کرنے کی طاقت نہیں ہے ان کے مقابلے جو ان کی عمر کے بچے ہیں، اسی لیے وہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھیوں کے مقابلے کام کو انجام نہیں دے پا رہے ہیں۔ پیروں کی معذوری ہو سکتی ہے، ہاتھ کی معذوری، ہاتھ کا چھوٹا ہونا یا ہاتھ سے زیادہ بڑا ہونا، انگلیوں کی معذوری ہو سکتا ہے اس بچے کے بیچارے کے ہاتھ میں انگلیاں نہ ہو، یا پیروں کی مکمل شکل نہیں ہے، اس کے پیر بھی ادھورے ہو سکتے ہیں، ایک پیر بڑا اور چھوٹا، مطلب جسمانی معذوری۔ علمی معذوری کیا ہے؟ ہو سکتی ہے کیا؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچے کی عمر 5ویں درجہ جماعت میں پڑھنے کی ہے لیکن وہ پہلی درجہ جماعت میں آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جو گیپ ہے، جو پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس اور چوتھی کلاس میں جو سکھایا جانا ہے، سیکھنا ضروری ہے 5ویں کلاس کے نصاب کو پڑھنے کے لیے، اس کے پاس وہ علم نہیں ہے کیونکہ اس نے وہ درجہ کی پڑھائی حاصل نہیں کی، اسی لیے وہ علمی طور پہ بہت پیچھے ہے، علمی طور پہ غیر معمولی ہے۔
اگر علمی طور پہ غیر معمولی اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ بہت ذہین ہے، وہ خود سے سیلف اسٹڈی کر رہا ہے اور اپنے علم کو دن بدن بڑھا رہا ہے، اسے ترقی دے رہا ہے، تو وہ اپنے کلاس سے بہت آگے بھی ہو سکتا ہے۔ جذباتی، کسی سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہو جانا بچے کا، یا پھر تھوڑی سی خوشی میں بہت زیادہ خوش ہو کر چیخنا چلانا، تھوڑے سے نمبر کم آنے پر بہت اداس اور مایوس ہو جانا، تو یہ ہے جذباتی۔ مواصلاتی صلاحیت، بچے کو بات کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، وہ کسی سے آئی کانٹیکٹ بنا کر بات نہیں کر پا رہا ہے، وہ اپنے خیال کا اظہار نہیں کر پا رہا ہے، وہ دوسروں سے باتیں نہیں کر پا رہا ہے، اپنی ضرورتوں کو بیان نہیں کر پا رہا ہے، تو اس طرح کے بچے بھی غیر معمولی بچے کے زمرے میں آتے ہیں اور ان کے لیے خصوصی تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے، یا پھر کمرہ جماعت میں ہی تربیت یافتہ اساتذہ اس کو اچھے سے تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، ان کے بیٹھنے کی مناسب جگہ متعین کرتے ہیں، ان کے ساتھ صحیح سلوک سے پیش آتے ہیں، جس کی وجہ سے ان مسئلوں کو کلاس روم میں کسی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ غیر معمولی بچوں کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں جیسے عام بچے کی ہوتی ہیں، اور کچھ مختلف ضروریات بچے کی اپنی مخصوص قسم کی استثنائیات سے متعلق ہوتی ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے، پہلے ہی مثال سے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جو عام بچے ہیں ان کی ضروریات اور جو غیر معمولی بچے ہیں ان کی ضروریات ایک لیول پہ تو ٹھیک ہے، دونوں کی برابر ہے، لیکن جس پہلو میں وہ غیر معمولی کے زمرے میں آ گئے، اس پہلو میں ان کی ضروریات بالکل بدل گئی، الگ ہو گئی۔ غیر معمولی بچوں کو سیکھنے اور نشوونما کے لیے کلاس روم میں خصوصی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس میں سیکھنے کی معذوری، جسمانی معذوری، حسی خرابیاں اور ہنرمندی شامل ہو سکتی ہیں۔ سیکھنے کی معذوری سب سے عام استثناء ہے جو 10% آبادی کو متاثر کرتی ہے۔ سیکھنے کی معذوری والے بچوں کو توجہ مرکوز کرنے میں پریشانی ہو سکتی ہے۔ کھانے، سونے اور اچھی طرح سے ورزش کرنے سے سیکھنے کی معذوری والے بچوں کو توجہ مرکوز کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ دیگر غیر معمولی بچے، ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر۔ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر والے بچوں کو توجہ دینے میں دشواری ہو سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ انتہائی متحرک یا جذباتی ہوں۔ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر والے بچوں کو بات چیت کرنے، باڈی لینگویج پڑھنے اور دوست بنانے میں پریشانی ہو سکتی ہے۔ عزیز ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا تارے زمین پر، اگر نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیجئے، اس میں جو بچہ ویہان ہے اسے آٹزم ہوتا ہے، اور اس کو کس طرح سے تعلیم سے عامر خان نے جوڑنے کی کوشش کی ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ فطین بچے اعلیٰ ذہین بچوں کو فطین کہتے ہیں۔ ہونہار یا باصلاحیت بچوں کو سماجی رویے کے مسائل ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ساتھیوں سے زیادہ سمجھدار، تیز اور آگے ہوتے ہیں۔ تعلیم پر سیکھنے کے انداز یا سوچ کا اثر، تو دیکھیے، تو بچوں اب ہم تیسری قسم، افراد کی تیسری قسم کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے جن کا سیکھنے کا انداز اور سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے، ان کی تعلیم کس طرح سے متاثر ہوتی ہے۔ کسی شخص کی سوچ یا سیکھنے کا انداز ان کی تعلیم کو اس بات پر اثر انداز کر کے نمایاں طور پر متاثر کرتا ہے کہ وہ کس طرح معلومات پر کارروائی کرتے ہیں، علم کو برقرار رکھتے ہیں اور سیکھنے کے مواد کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب تدریس کے طریقے طالب علم کے ترجیحی طرز کے مطابق ہوتے ہیں تو وہ تصورات کو بہتر طریقے سے سمجھنے، معلومات کو زیادہ مؤثر طریقے سے برقرار رکھنے اور بہتر تعلیمی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تعلیم پر سوچ یا سیکھنے کے انداز کے اثر کے بارے میں اہم نکات کیا ہیں، تو آئیے جانتے ہیں۔ بہتر فہم اور برقراری، جب ہدایات کو طالب علم کے سیکھنے کے انداز کے مطابق بنایا جاتا ہے تو ان کے پیچیدہ تصورات کو سمجھنے اور معلومات کو طویل عرصے تک یاد رکھنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ مشغولیت اور حوصلہ افزائی میں اضافہ، وہ طلبہ جو محسوس کرتے ہیں کہ ان کے سیکھنے کے انداز پر توجہ دی جا رہی ہے،
ان کے سیکھنے کے عمل میں فعال طور پر مشغول ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حوصلہ افزائی اور شرکت زیادہ ہوتی ہے۔ مسئلہ حل کرنے کی مہارت۔ کسی کے سیکھنے کے انداز کو سمجھنے سے طلباء کو مسائل اور چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی تیار کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں انفرادی تعلیم۔ سیکھنے کے متنوع طرزوں کو پہچاننا اساتذہ کو ہر طالب علم کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے سیکھنے کا زیادہ ذاتی ماحول بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ یوں تو ایک کمرہ جماعت میں 35 بچے 40 بچے ہوتے ہیں۔ درس و تدریس کا عمل مجموعی ہے، اس کے باوجود بھی اساتذہ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک طالب علم تک اپنی بات کو پہنچا سکے۔ وہ تدریس اس طرح دے کہ زیادہ سے زیادہ بچے اس کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ سمجھ سکیں اور سیکھ سکیں۔ عام سیکھنے کے انداز اور وہ تعلیم کو کیسے متاثر کر سکتے ہیں، اب دیکھتے ہیں۔ نیل فلیمنگ نے ایک ماڈل پیش کیا، وارک، WARK، وارک، وی ویژول، اے آڈیٹری اور ریڈنگ رائٹنگ، کے کینیستھیٹک۔ اس کا مطلب ہے کہ کمرہ جماعت میں دیکھ کر سیکھنے والے بچے، سن کر سیکھنے والے بچے، کر کے سیکھنے والے بچے اور ایسے بچے جو پڑھ کر لکھ کر سیکھتے ہیں موجود ہوتے ہیں۔ تو دیکھ کر سیکھنے والے بچے بصری امداد جیسے کہ خاکے، چارٹس اور پیشکشوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور سن کر سیکھنے والے بچے کس طرح لیکچرز، مباحثے اور آڈیو ریکارڈنگ سن کر بہتر سیکھتے ہیں، اور کر کے سیکھنے والے بچے سیکھنے کو مضبوط بنانے کے لیے ہاتھ سے چلنے والی سرگرمیوں، تجربات اور جسمانی حرکت کو ترجیح دیتے ہیں۔ پڑھنا لکھنا سیکھنے والے بچے متن پڑھ کر، نوٹس لے کر اور خلاصے لکھ کر مؤثر طریقے سے سیکھتے ہیں۔ لہٰذا استاد کو چاہیے کہ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کمرہ جماعت میں درس و تدریس کے عمل کو انجام دے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے پڑھائے جانے والے سبق کو سیکھ سکیں۔ عزیز بچوں، اس طرح ہم نے دیکھا کہ اکتساب پر بچوں کے سماجی اقتصادی حیثیت، استثناء اور سوچنے یا سیکھنے کا انداز متاثر کرتا ہے، اور یہ سماجی اقتصادی حیثیت، استثناء اور سوچنے یا سیکھنے کا انداز انفرادی فرق کی بنیاد ہے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اکتساب پر انفرادی فرق کا اثر پڑتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے انفرادی فرق کی تعلیمی مضمرات۔ تعلیم میں اس کا اطلاق کیا ہے؟ کلاس کا محدود دائرہ۔ عام طور پر ایک کلاس میں 50 یا 50 سے زیادہ طلبہ ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی کلاس میں استاد کے لیے طلبہ پر انفرادی توجہ دینا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ کلاس کا سائز چھوٹا ہونا چاہیے، اسے مختلف یونٹوں میں تقسیم کیا جائے تاکہ کلاس روم کے کام کے بعد ان کی مختلف مشکلات کا پتہ چل سکے۔ کلاس کی مناسب تقسیم۔ مختلف ذہانت کے طلباء کے لیے الگ کلاسز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ان کی درجہ بندی کرتے ہوئے استاد کو عمر، دلچسپی، جذباتی اور سماجی خوبیوں کے فرق کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ گھر کا کام۔ استاد کو چاہیے کہ انفرادی فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے طلباء کو گھر کا کام دیں۔ دیکھتے ہیں کہ ایک کمرہ جماعت میں سبھی بچے ایک ہی لیول پہ، ایک ہی سطح پر نہیں پہنچے ہوتے ہیں۔ اگر ہم چھوٹی درجہ جماعت کی مثال لیں تو کچھ بچے ایسے ہیں جن کو املا لکھوانے پر وہ بہت صحیح لکھ لیتے ہیں، وہیں پہ کچھ بچے ایسے ہیں جن کو الفاظ لکھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ الگ الگ بچوں کے سیکھنے کی سطح ابھی الگ الگ ہے۔ کچھ بچے ہیں جو مناسب سطح پہ ہیں جبکہ کچھ بچے پچھڑے ہوئے بچے ہیں۔ تو ان کے اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے استاد کو گھر کا کام دینا چاہیے۔ جنس کا عنصر۔ لڑکے اور لڑکیوں کو معاشرے میں مختلف کردار ادا کرنے ہوتے ہیں، اور جنس کی بنیاد پر ان میں فرق بھی ہوتا ہے، جسے مد نظر رکھ کر تدریسی کام انجام دیا جانا چاہیے۔ نصاب۔ نصاب میں ہر قسم کے بچوں کی ضروریات کے مطابق تبدیلی کی جانی چاہیے۔
निसाब में बड़ी तादाद में मज़ामीन शामिल किए जाएं ताकि हर बच्चे को उसकी दिलचस्पी, ज़रूरियात और सलाहियतों के मुताबिक तालीम फराहम की जाए। निसाब सख्त नहीं होना चाहिए बल्कि लचकदार होना चाहिए। निसाब में बहुत सारे मज़ामीन के साथ साथ बहुत किस्म की सरगर्मियाँ, अलग अलग तरीके की सरगर्मियों को शामिल करना चाहिए ताकि जो बच्चा जिस तरह की सरगर्मी में दिलचस्पी रखने वाला होगा वो उसी में हिस्सा ले सकेगा। तरीक़े तदरीस के तरीक़ों का इंतखाब इनफरादी फ़र्क की बुनियाद पर किया जाना चाहिए। तो बच्चों, एक ही क्लास में सुनकर सीखने वाले, देखकर सीखने वाले और करके सीखने वाले बच्चे मौजूद होते हैं। तो इसीलिए हमेशा एक ही तरीक़े तदरीस उस्ताद को नहीं अपनाना चाहिए, उसको तरह तरह के तरीक़े तदरीस अपनाना चाहिए, अलग अलग किस्म के, ताकि सभी बच्चे उसकी तदरीस में दिलचस्पी ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसके सबक को सीख सकें। पेशा वराना रहनुमाई। उस्ताद को चाहिए कि बच्चों की पेशा वराना रहनुमाई करते हुए उनकी इनफरादी खुसूसियात को मद्देनज़र रखे, क्योंकि हमने इनफरादी फ़र्क के नज़रिए में देखा कि अलग अलग ज़हनी सलाहियत के बच्चे होते हैं। तो ज़ाहिर है जब उनकी ज़हनी सलाहियत अलग अलग किस्म की है तो उनके पेशे में दिलचस्पी भी अलग अलग होगी और वो अलग पेशे में जाकर ही कामयाब और तरक्की कर पाएंगे। तो इसलिए बच्चों की मुनासिब रहनुमाई करने के लिए बच्चों की इनफरादी फ़र्क को वाज़ेह तौर पे जानना बहुत ज़रूरी है। तभी एक उस्ताद एक अच्छी पेशा वराना रहनुमाई बच्चों को दे सकता है। तालीमी रहनुमाई। उस्ताद को तलबा के इनफरादी फ़र्क को मद्देनज़र रखते हुए उनकी तालीमी रहनुमाई करना चाहिए। वह तालीमी करियर के इंतखाब, मज़ामीन के इंतखाब, किताबों के इंतखाब, मशागिल के इंतखाब और हमनिसाबी सरगर्मियों और तालीम से जुड़े बहुत से दूसरे शोबों में उनकी मदद इनफरादी फ़र्क की बुनियाद पर करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे मज़ामीन को लेकर बहुत उलझे होते हैं कि उनको कौन सा मज़ामीन पढ़ना चाहिए, कौन सा मज़मून पढ़कर वो तरक्की कर सकते हैं, उनके लिए कौन सा मज़मून पढ़ना मुनासिब होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अभी अपने आप से वाकिफ़ नहीं हुए हैं। तो ये उस्ताद है जो उसकी तालीमी रहनुमाई करता है। तो तालीमी रहनुमाई करने के लिए बच्चे की इनफरादी सलाहियत को वाज़ेह तौर पे मालूम करना ज़रूरी होता है। इनफरादी तरबियत को इनफरादी करने के लिए इनफरादी फ़र्क को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इनफरादी फ़र्क से हमें मालूम होता है कि बच्चा कौन सी महारत में आगे जा चुका है, वो सीख चुका है, किस महारत को सीख चुका है, किस महारत को सीखने की ज़रूरत है, किस महारत पे मश्क करने की ज़रूरत है और किस महारत को बहुत अच्छे तरीके से सीख गया है। जैसे कि अगर हम तदरीसी तरबियत की बात करें तो हमें पहले देखना होता है कि कौन सा बच्चा तमहीदी महारत को बहुत अच्छे से अंजाम दे पाता है और कुछ बच्चे जो हैं तक़वियत बहुत अच्छी करते हैं और वहीं पे कुछ बच्चे तख्ते स्याह पर बहुत अच्छा लिख पाते हैं, उसका इस्तेमाल बहुत मुनासिब तरीके से कर लेते हैं। तो इस तरह से इनफरादी फ़र्क को मद्देनज़र रखते हुए हम तरबियत का इंतज़ाम कर सकते हैं कि जो जिस महारत में कमज़ोर है उसकी मश्क बार बार कराई जाए ताकि वो उसकी कमज़ोरी दूर कर सके। तो बच्चों, आपने देखा इनफरादी फ़र्क। तो इनफरादी फ़र्क क्या है? इंसान की पहचान है, ये यूनिक बनाता है इंसान को, ये बताता है कि हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है, यूनिक है, मुख्तलिफ है। अज़ीज़ नाज़रीन, आज के इस वीडियो सबक में हमने पढ़ा इनफरादी फ़र्क का तस्वुर, इनफरादी फ़र्क की खुसूसियात, इनफरादी फ़र्क की अक़साम, दुरून शख्सी इनफरादी फ़र्क, बैन शख्सी इनफरादी फ़र्क, इनफरादी फ़र्क को मुतासिर करने वाले अवामिल, इनफरादी फ़र्क के नज़रियात, इनफरादी फ़र्क की वजूहात, इनफरादी फ़र्क को मालूम करने की तरीक़े और तकनीक, इक्तिसाब पर इनफरादी फ़र्क का असर और इनफरादी फ़र्क का तालीमी मुज़मरात। तो अज़ीज़ बच्चों, आज के इस वीडियो सबक में बस इतना ही। दूसरे सबक के साथ फिर हम हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।